हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में हमने कवर करा था लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का मेजर पोर्शन। एंड आज हम उसके आगे कवर करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम का मीनिंग देखा था। हमने देखा था नेशनल इनकम को हम कैसे अकाउंट करते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के तीनों मेथड, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर हमने देखा था प्रोडक्ट मेथड, उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल। टाइप्स ऑफ गुड्स हमने देखे थे, इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी और जीएनपी का बेसिक डिफरेंस, एक्सपेंडिचर मेथड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उसका फॉर्मूला, गवर्नमेंट परचेजेस, ट्रांसफर पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स। हमने देखा था नेट एक्सपोर्ट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने कंप्लीट एक्सपेंडिचर मेथड को कंक्लूड करा था। फिर हमने इनकम मेथड, उसका फॉर्मूला, उसकी वर्किंग देखी थी। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसका कवर करा था कि ये तीनों मेथड कैसे रिकंसाइल करते हैं और कैसे इक्विवेलेंट है। फिर हमने प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड देखा था। उसके बाद हम स्टार्ट कर चुके थे अपना सेविंग वाला पार्ट। उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर इनकम पहले ही कवर कर लिया था एंड हमने प्राइवेट सेक्टर सेविंग भी कवर कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है गवर्नमेंट सेविंग से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब देख कर आना, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर सेविंग वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सेविंग वाले कॉन्सेप्ट में इस पूरी वीडियो में उसका यूज होने वाला है। देखो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे। देखो, गवर्नमेंट सेविंग जो होती है वो क्या होती है। गवर्नमेंट के पास जो रिवेन्यू आता है उससे गवर्नमेंट खर्चा करती है। खर्चा करने के बाद भी गवर्नमेंट के पास जो पैसा बच जाता है उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट सेविंग। तो बेसिकली गवर्नमेंट सेविंग एक्सेस गवर्नमेंट रिवेन्यू होती है ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास जब ज्यादा इनकम आ जाती है उसकी पेमेंट से, तब उसके पास क्या, गवर्नमेंट के पास क्या आ जाती है, सेविंग आ जाती है। मतलब गवर्नमेंट के पास एक्सेस अमाउंट बच जाता है। गवर्नमेंट सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर पेमेंट माइनस इंटरेस्ट। इसे आप लॉजिकली समझो, इससे आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो, गवर्नमेंट का रिवेन्यू किससे आता है? टैक्सेस से आता है, राइट? तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या है? टैक्सेस। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, मतलब एम्प्लॉयज को सैलरी देगी, रोड्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, पूरा इंफ्रा डेवलप करेगी, राइट? अगर हम टैक्सेस में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, ट्रांसफर पेमेंट को माइनस कर दें, मतलब कि गवर्नमेंट जो यूनिलेटरल पेमेंट करती है जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, पेंशन कराते हैं, उसे माइनस कर दें, और इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट पे करती है लोन्स के ऊपर उसे माइनस कर, तो गवर्नमेंट की जो टोटल सेविंग है हमारे पास वो आ जाएगी। मतलब जो सारे खर्चे करने के बाद भी गवर्नमेंट के पास पैसा बच रहा है वो हमारे पास आ जाएगा, राइट? यहाँ पर हम सेविंग का फॉर्मूला बोल सकते हैं, सेविंग फॉर गवर्नमेंट का, टी माइनस जी माइनस टी आर माइनस आई एन टी। देखो, गवर्नमेंट टैक्सेस रिसीव करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, परचेजेस करती है, पेंशन देती है, सब्सिडीज देती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है। इन सब के बाद जो अमाउंट बच जाता है दैट इज अ गवर्नमेंट सेविंग, राइट? हम इसे न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। सपोज टैक्सेस आर 500, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 300, ट्रांसफर पेमेंट्स आर 50 एंड इंटरेस्ट इज 20। तो आप बताओ गवर्नमेंट सेविंग कितनी होगी? गवर्नमेंट सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टैक्सेस में से हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट और इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। जो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास? 130। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको खुद सॉल्व करके देखना। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज नेशनल नेशनल सेविंग एंड टोटल सेविंग। देखो, नेशनल सेविंग का मतलब क्या होता है? नेशनल सेविंग का मतलब होता है टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितनी सेविंग हो रही है, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती है, प्राइवेट सेविंग भी और गवर्नमेंट की सेविंग भी। जो सेविंग हाउस होल्ड या फिर फर्म्स करते हैं वो सेविंग भी हम इंक्लूड करते हैं, और जो सेविंग सरकार करती है वो सेविंग भी हम टोटल सेविंग में इंक्लूड करते हैं। तो नेशनल सेविंग या फिर टोटल सेविंग का फॉर्मूला क्या बन गया? प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे हम नेशनल सेविंग के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइवेट सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम प्लस ट्रांसफर रिसीट प्लस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज माइनस टैक्सेस माइनस कंजम्पशन। जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? प्राइवेट सेविंग, राइट? प्राइवेट सेविंग का एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हम डिस्पोजेबल इनकम में से, मतलब इस पार्ट में से जब हम कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्राइवेट सेविंग आ गई। गवर्नमेंट सेविंग अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं। जब हम टैक्सेस में से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? गवर्नमेंट सेविंग। और टोटल सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सेविंग का फॉर्मूला होता है जब हम प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग को ऐड कर देते हैं, या फिर जब हम टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी में से कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं, राइट?
देखो ट्रांसफर पेमेंट, टैक्सेस और जो इंटरेस्ट है वो डेरिवेशन के टाइम पर कैंसिल हो जाएंगे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। मैं आप लोगों को इसकी पूरी वर्किंग बताती हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एस सेविंग ऑफ प्राइवेट प्लस सेविंग ऑफ गवर्नमेंट को ऐड कर रहे हैं टोटल सेविंग निकालने के लिए। जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो टी से टी कैंसिल हो गया, मतलब टैक्सेस कैंसिल हो गए, राइट। ट्रांसफर पेमेंट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि जो सरकार पेमेंट कर रही है प्राइवेट सेक्टर को मिल रही है। यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का, ये हो गई कैंसिल। इंटरेस्ट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा बेसिकली, वाई माइनस सी माइनस जी। तो टोटल सेविंग का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, y माइनस सी माइनस सी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। इस पार्ट को आप अच्छे से एग्जाम में करके जाना क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मूविंग फर्दर, अब हम देखते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच क्या रिलेशन होती है। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पहले भी पढ़ा है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हम इनकम कमाते हैं उसमें से हम सब कुछ कंज्यूम नहीं कर लेते हैं, उसका कुछ पार्ट हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट भी करते हैं, उन्हें ही हम सेविंग बोलते हैं, राइट। अगर हम ओपन इकोनॉमी रिलेशन देखें तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसमें सेविंग का फॉर्मूला हो जाएगा आई प्लस एन एक्स। और अगर क्लोज्ड इकोनॉमी में देखें तो सेविंग कैसी होती है, सेविंग का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आई, मतलब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, राइट। अब हम देखते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का कॉन्सेप्ट। लीकेजेस वो पार्ट ऑफ द इनकम है जो कि सर्कुलर फ्लो से हट जाता है, दैट इज सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स। ये सारी चीजें हम अकाउंट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कम कर देते हैं। इंजेक्शन क्या होता है, जो कि सर्कुलर इनकम फ्लो ऑफ इनकम में एडिशन करता है, हम इसे अकाउंट करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स। इंजेक्शन क्या क्या हो गए हमारे, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पर आएगा, जब हमारा एस प्लस जी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। देखो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या लीकेजेस कौन से पार्ट होते हैं, जो हमारी नेशनल इनकम को कम कर दे, जो इनकम सर्कुलेशन को इकोनॉमी में कम कर दे, राइट। वो उसके एग्जांपल क्या होगा, सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स एंड इंजेक्शंस। वो कौन से पार्ट होता है, वो पार्ट होते हैं जो कि हमारी नेशनल इनकम को बढ़ा दे, एनहेंस करे। वो हमारे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स। फॉर्मूला क्या हो जाएगा लीकेजेस का, सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी टोटल लीकेज हुई है इकोनॉमी में। और इंजेक्शन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जब हम इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टोटल इंक्रीमेंट हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जिसे ही हम इंजेक्शन वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पर अभी भी आपको बताई थी कि प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग से कैसे हमने टोटल सेविंग डिराइव करी थी। यहाँ पर हम नेशनल सेविंग फॉर्मूला की डेरिवेशन फिर से देख लेते हैं। देखो हमें पता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, राइट। इनकम एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। अब एक्सपेंडिचर के चार पार्ट मैंने आपको बताया था, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। कंजम्पशन को अगर हम लेफ्ट साइड पर लाए तो माइनस का साइन हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम अगर लेफ्ट साइड पर लाए तो यहाँ पर भी माइनस का साइन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाई माइनस सी माइनस जी। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स के। हमें पता है कि नेशनल सेविंग की यही इक्वेशन बनाई थी हमने पहले, राइट। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये नेशनल सेविंग की इक्वेशन हो गई। बट हमें ये भी पता है कि अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है तो नेशनल सेविंग की इक्वेशन में मैं एस की जगह आई प्लस एक्स माइनस एम भी लिख सकती हूँ, राइट। तो मैंने आपकी इसकी प्रॉपर डेरिवेशन अच्छे से समझा दी है। अब हम देखते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है। देखो डिस्पोजेबल इनकम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो इनकम होती है जो टैक्सेस पे करने के बाद आपके पास बचती है, जो इनकम आप कंज्यूम कर सकते हो, जो इनकम आप यूज कर सकते हो। डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। डिस्पोजेबल इनकम की यूजेस क्या क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम का आप कंजम्पशन भी कर सकते हो, आप उसे सेव भी कर सकते हो। इसलिए डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला क्या बन गया, कंजम्पशन प्लस सेविंग, राइट। मूविंग फर्दर, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ऑल्सो मैं एग्जाम टाइम पर सारे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। ओके, अब हम बात करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान से समझना। देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, ओवरऑल जितने भी प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं हमारी इकोनॉमी में उसे कौन मेजर करता है, जीडीपी डिफ्लेटर।
जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाता है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने को आता है, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान से देख लेना। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी को जब हम रियल जीडीपी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है विच इज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस, एंड रियल जीडीपी कौन सी जीडीपी होती है? रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है दैट इज मेजर्ड एट द बेस ईयर प्राइसेस, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है कि एक फिक्स्ड बास्केट में कितना एवरेज चेंज आ रहा है। देखो, सीपीआई हम कैसे निकालते हैं? एक फिक्स्ड बास्केट होती है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की, हम देखते हैं कि उसके प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि सिर्फ ये कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करता है, ये कैपिटल गुड्स को इंक्लूड नहीं करता, ये उसे एक्सक्लूड कर देता है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन को मेजर करता है जो हाउस होल्ड सेक्टर फेस करते हैं, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाता है। इसमें रिटेल प्राइसेस देखे जाते हैं, और जो प्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वो इसमें इग्नोर कर दिया जाता है। प्रोडक्शन वाले में प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस में देखते हैं? वो हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स में। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो आप लोगों को यही करना है। लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि आपको जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई के बीच में डिफरेंस बताना था। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब मैंने आपको बता दिया। जीडीपी डिफ्लेटर किस क्या कवर करते हैं? जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस और डोमेस्टिकली, ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। पर सीपीआई में क्या होता है? सीपीआई सिर्फ फिक्स बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को ही कवर करता है। जीडीपी में बेस क्या होता है? करंट ईयर वेट्स होते हैं। बट सीपीआई में क्या होता है? फिक्स्ड बेस ईयर वेट्स होते हैं। एक जो बेस ईयर है वो फिक्स कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी सीपीआई के लिए बेस ईयर क्या है? 2012। तो जो वे फिक्स जो बेस ईयर है वो फिक्स्ड है। जीडीपी डिफ्लेटर में हमारे आ जाते हैं सारे इन्वेस्टमेंट गुड्स, सारे गवर्नमेंट सर्विसेज, बट सीपीआई में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज ही आते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का यूज हम करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, और सीपीआई का यूज हम करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए। आई नो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा और लेंथी था, बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं विद न्यूमेरिकल। देखो, यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी आपको दी हुई है 2000। रियल जीडीपी दैट इज आपकी बेस ईयर वाली जीडीपी 2020 की क्या है? 1600। आपका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपको पता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। जब आपने नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करा रियल जीडीपी से और उसे मल्टीप्लाई करा 100 से, तो आपके पास आ गया 125, जिसका मतलब ये है कि आपके प्राइसेस 25% बढ़ गए हैं बेस ईयर से, राइट। अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बास्केट का फॉर्मूला लगाऊं, सपोज बेस ईयर की कॉस्ट थी आपकी 500 और करंट ईयर कॉस्ट थी 650, और आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेस ईयर कॉस्ट इनटू 100, तो आपके पास आंसर क्या है? 130। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो कितने परसेंट बढ़ गए हैं? वो 30% बढ़ गए इकोनॉमी में। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरली समझ आए होंगे। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूंगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।